अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि बर्थ चार्ट को या कुंडली को या जन्म पत्री को कैसे रीड किया जा सकता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो आपको बातें अब बताने जा रहा हूँ या जो बातें आपको समझाने जा रहा हूँ तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बेस करती हैं। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है, यानी जिसको हिंदी नजूम भी कहते हैं या हिंदू नजूम भी कहते हैं, ये उस पर बेस करती हैं। तो उसके ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ होती है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपको ये डायमंड शेप का चार्ट नज़र आ रहा होगा। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट है और ये चार्ट सबसे आसान है, यानी सबसे ईजी है रीड करना। ये जो आप 12 स्क्वायर देख रहे हैं या मुरब्बे देख रहे हैं, ये बेसिकली 12 खाने हैं। और नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट के अंदर जो 12 खाने जो होते हैं, ये जो खाने होते हैं वो मूव नहीं करते। आप अगर साउथ इंडियन स्टाइल अगर आप चार्ट देखें तो उसके अंदर जो खाने होते हैं वो आपके ज़ोडिएक साइन के साथ यानी आपके बुर्ज के साथ मूव करते रहते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा उस चार्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी वो थोड़ा सा चार्ट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए मैं सबसे आसान तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, यानी इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके से ईजी वे में समझ आ सके। तो इसके अंदर जो आपका जो पहला हाउस होता है, यानी जो आप ये पहला स्क्वायर देख रहे हैं, ये पहला जो डब्बा देख रहे हैं ये वाला, ये आपका हमेशा फर्स्ट हाउस होता है। ये आपका फर्स्ट हाउस है। तो इसके बाद जो दूसरा हाउस आता है जो है, इसके बाद जो घर आता है वो आपका सेकंड हाउस होता है। उसके बाद आपका थर्ड, और इसी तरीके से ये आपका चलता हुआ आपके सेवन्थ, ये 8th हाउस आ गया, ये 9th हाउस आ गया, ये 10th हाउस आ गया, और ये 11th और ये 12th हाउस तक चले जाता है। यानी ये आप जो देख रहे हैं ये 1 से लेके 12 तक ये इसके खाने हैं, यानी इसके हाउसेज हैं। ये कभी भी इस चार्ट के अंदर चेंज नहीं होते। यानी ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा आपका फर्स्ट हाउस ही रहेगा। अगर ये 7th हाउस है, ये हमेशा 7th हाउस ही रहेगा। यानी ये जो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा एक जैसी रहेंगी नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट में। अगर आप साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट देखें तो उसके अंदर ये जो फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस होता है, ये मूव करते रहते हैं। तो इसलिए उस चार्ट को थोड़ा सा समझना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आपको नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट जो हाउस होता है ये हमेशा जो आपका जो घर होता है ये हमेशा आपको रिप्रेजेंट करता है, यानी ये आप हैं, यानी ये आपकी सेल्फ है, यानी ये आप है। यानी ये जो खाना होता है ये आपकी हेल्थ को और आपको रिप्रेजेंट करता है। मैं इसको अभी मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता कि ये और चीज़ें कौन सी रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर इसको कोशिश मेरी ये है कि इसको सादे से सादा यानी सिंप्लीफाई से सिंप्लीफाई कर सकूं ताकि आपको बेसिक तरीका रीड करना आ जाए। क्योंकि जब आपको बेसिक तरीका आ जाएगा, यानी आपको बेसिक समझ आ जाएंगे, तो जो आप जब नेक्स्ट हिस्से में मूव करेंगे तो आपको वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लें, अगर आपको बेसिक नहीं आते होंगे तो आप किसी के अंदर भी किसी भी चीज़ को आगे समझ ही नहीं सकते। तो इसकी तरह इसका ही असूल है, यानी इसका भी यही रूल है कि आपको पहले बेसिक पता होना ज़रूरी है। तो पहला जो घर है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, यानी आपके हैं। उसके बाद सेकंड हाउस होता है ये आपकी वेल्थ का हाउस है। ये वो वाली इनकम का घर नहीं है, यानी आपकी सोर्स ऑफ इनकम का खाना नहीं है, ये आपकी वेल्थ का खाना है जो आपके पास मौजूद है, यानी एक्यूमुलेटेड वेल्थ। उसके बाद थर्ड जो हाउस है ये सिबलिंग का घर होता है, यानी बहन भाइयों का, या आप कह लें। और इसको जो दूसरी चीज़ जो रिप्रेजेंट करता है ये आपकी करेज को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने एफर्ट लगाते हैं किसी भी काम के अंदर। फोर्थ हाउस जो है ये मदर का खाना है, और मदर के साथ ये आपके हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके होम को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी होम की कंडीशन कैसी है और आप किस किस्म के घर में रहते हैं, या आप कभी घर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये इसी खाने से देखा जाता है। तो फिफ्थ हाउस जो है ये आपकी क्रिएटिविटी का खाना है, यानी क्रिएटिविटी का हाउस है। ये क्रिएटिविटी रिप्रेजेंट करता है कि आप कोई भी काम हो जब आप वो करते हैं तो उसके अंदर आप कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी लेके आते हैं। और उसके अंदर ये हाउस जो है ये इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप कितनी इंटेलिजेंस तरीके से इसको करते हैं। और ये बच्चों का खाना भी, यानी चिल्ड्रंस को भी रिप्रेजेंट करता है जो आपके होंगे। उसके बाद सिक्स हाउस है। सिक्स हाउस जो है ये जॉब को रिप्रेजेंट करता है। अमूमन तौर पे अगर आप वीडियोस देखें तो इसको एक ये सिक्स हाउस, 8th हाउस जो और ये 12th हाउस जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतने फैंसी हाउसेस नहीं, यानी इनको इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हर खाना जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना वो अच्छा है ना वो बुरा है, वो आपके कार्मा पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ का कार्मा कैसा था। तो सिक्स हाउस जो है ये आपकी जॉब को और आपकी सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपकी एनिमीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये हमारा बात का टॉपिक है कि वो कैसे देखा जाता है। तो हम बेसिक पे भी स्ट्रिक करेंगे। तो ये जॉब्स और सर्विसेज को जाहिर करता है। 7th हाउस जो है आपका ये आपकी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद ये आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है या पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 8th हाउस जो है, 8th हाउस जो है ये अमूमन तौर पे इसको मौत का खाना या डेथ का खाना पड़ा जाता है, लेकिन हम इसको
इतना नेगेटिव नहीं पढ़ेंगे। तो आप इजी वे में आप कह सकते हैं कि जो 8th हाउस जो है आपका, वो आपके सडन गेंस को ज़ाहिर करता है और उसके साथ आपके विरासत को ज़ाहिर करता है, यानी गेन ऑफ प्रॉपर्टी को, या आपको कोई ज़िंदगी के अंदर अपने माँ बाप की तरफ से या किसी इंसान की तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, या विरासत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। 9th हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है रिलीजन को, ये आपके रिलीजियस बिलीव कैसे हैं, और उसके साथ ये आपके फॉरेन ट्रैवल्स को ज़ाहिर करता है, और ये फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 9th हाउस के मतलब आपको एक बात बताता चलूँ कि 9th हाउस जो है वो फादर की टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपने अपने माँ बाप से क्या सीखा, यानी अपने फादर से क्या सीखा, यानी उनका लाइफ के अंदर आपने लेने जाकर लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे, यानी उनकी बातें जो हैं आप पे कितनी इन्फ्लुएंस करती हैं, ये 9th हाउस से देखी जाती है। और सोशल स्टेटस जो है आपका, वो है आपका 10th हाउस से देखा जाता है कि आपका कैरियर कैसा है और आपका सोशल स्टेटस कैसा होगा और आपकी जॉब कैसी होगी, और उसके साथ ये आपके फादर के सोशल स्टेटस को भी ज़ाहिर करता है। उसके बाद जो 11th हाउस है वो गेन ऑफ अथॉरिटी को ज़ाहिर करता है और आपके होप्स और विशेस को ज़ाहिर करता है और आपके डिज़ायर्स को ज़ाहिर करता है। उसके बाद 12th हाउस जो है, ये जो 12th हाउस है ये आपके फॉरेन सेटलमेंट को ज़ाहिर करता है। उसके बाद आपके एक्सपेंडिचर को ज़ाहिर करता है कि आपके कितने खर्चे होंगे, यानी ये जो हाउस है, ये जो घर है, आसान अल्फाजों में कहें तो ये बाहर के मुल्क में जाके सेटल होने को ज़ाहिर करता है और ये आपके ख़र्चों को ज़ाहिर करता है। अमूमन तौर पे एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको हाउस ऑफ लॉसेस पढ़ा जाता है कि आप ज़िंदगी के अंदर कितना लॉस उठाएंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर है वो भी एक तरह का लॉस ही होता है, एक मेरी बात याद रखिएगा। तो ये थे इन हाउसेस के बेसिक। तो हम बेसिक पे ही स्टिक करेंगे और आगे एडवांस मूव नहीं करेंगे। तो ये 12 हाउस रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अपना चार्ट खोलें, अगर ख़ास तौर पे अगर आप इंटरनेट पे जाएं, अगर वहाँ पे आप लिखें फ्री बर्थ चार्ट या फ्री बर्थ कुंडली, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जनरेटेड जो है आपको बर्थ चार्ट मिल जाएगा। तो इन हाउसेस के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपका असेंडेंट लॉर्ड होता है, या आपका लगन होता है, या आपका राइजिंग साइन होता है। तो फर्स्ट हाउस के अंदर जो भी ज़ोडिएक साइन जो आपका आता है वो आपका राइजिंग साइन या असेंडेंट लॉर्ड या लगन कहलाता है। अगर आप अपनी कुंडली खोल के देखें तो आपको इन फर्स्ट हाउस के अंदर, यानी किसी भी इन 12 घरों के अंदर आपको नंबरिंग मिलेगी, यानी वो 1 से लेकर 12 तक। आपका जो पहला घर है उसके अंदर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 3 भी लिखा हो सकता है। जो ये 1, 2, 3 जो लिखा हुआ है ये बेसिकली ज़ोडिएक साइन है। आपकी पैदाइश के टाइम जो साइन आपके ईस्टर्न होराइजन के ऊपर होता है वो आपका असेंडेंट लॉर्ड बन जाता है या राइजिंग साइन बन जाता है। तो आपकी कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर कोई भी साइन हो सकता है, जैसे एरिस से लेके पाइसेस तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये डिटरमिन करना है कि आपका असेंडेंट लॉर्ड कौन सा है। तो आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो राइजिंग साइन होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, किसी भी कुंडली के अंदर और किसी भी बर्थ चार्ट के अंदर और किसी भी डिविजनल चार्ट के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं इनकी। अगर आपका मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, अगर आपका यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका जो ज़ोडिएक साइन की जो बेल्ट है जिसमें 12 बुर्ज होते हैं या 12 ज़ोडिएक होते हैं, उसके अंदर आपका दूसरे नंबर का बुर्ज है, यानी आपका जो बुर्ज है वो टॉरस है, यानी आपकी कुंडली का जो राइजिंग साइन है वो टॉरस है। तो उसके अलावा आपकी कुंडली के अंदर यानी फर्स्ट हाउस के अंदर आपका 3 भी लिखा हो सकता है, 4 भी लिखा हो सकता है, 10 भी लिखा हो सकता है, 9 भी लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, यानी एक बार एरिस से लेके पाइसेस तक कोई भी साइन वहाँ पे लिखा हो सकता है। तो उसके बाद जो सेकंड हाउस होता है वो ऑटोमेटिकली उसका नेक्स्ट साइन बन जाता है। अगर आप टॉरस राइजिंग है तो ऑटोमेटिकली उसका जो सेकंड हाउस होगा वह जेमिनी बन जाएगा, और उसके बाद जो थर्ड हाउस होगा वो उसका आपका कैंसर बन जाएगा। उसके बाद जो आपका फोर्थ हाउस होगा वो आपका लियो हो जाएगा, और इसी तरह से जो 12th हाउस होगा वो आपका फिर एरिस आ जाएगा, यानी 12 बुर्ज आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है राइजिंग साइन के अंदर कि उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ पे प्लेस्ड हुआ है। वो आपकी कुंडली के अंदर किसी भी इन 12 खानों के अंदर प्लेस हो सकता है, यानी 12 हाउसेस के अंदर किसी भी घर पे हो सकता है। तो जो ये राइजिंग साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि इंसान की ज़िंदगी का फोकस किस जगह पे है, यानी वो किस स्पेसिफिक एरिया में उसकी लाइफ का फोकस रहेगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आपका फर्स्ट हाउस का साइन टॉरस है, ठीक है, तो टॉरस का जो लॉर्डशिप है यानी उसका घर का जो मालिक है वो वीनस है। तो सबसे पहले तो आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर ज़ोडिएक के आपकी लॉर्डशिप यानी कि घर के मालिकों का पता होना चाहिए। आपका जो एरिस है, आप अगर कॉपी पेंसिल लेके इसको नोट कर लें, एरिस और स्कॉर्पियो इसको जो रूल करता है वो मार्स करता है। उसके बाद आपका जो टॉरस और लिब्रा जो है उसको वीनस रूल करता है। उसके बाद जिमिनी और विर्गो जो है
उसको मरकरी रूल करता है। उसके बाद जो आपका कैंसर है उसको सिर्फ मून रूल करता है। उसके बाद जो लियो है उसको सन रूल करता है। उसके बाद आपका जो सजिटेरियस है और पाइसिस है उसको जुपिटर रूल करता है। उसके बाद जो आपका कैप्रिकॉर्न है और एक्वेरियस है इसको सैटर्न रूल करता है। तो ये जो बुर्ज होते हैं तो ये जिन खानों में भी प्लेस होते हैं उसकी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इंसान की लाइफ का जो फोकस होता है उन स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर ज़्यादा होता है। अब मिसाल के तौर पे आप सपोज कर लें कि आपका जो फर्स्ट हाउस है वो वीनस है यानी टॉरस है, और जो टॉरस का जो लॉर्ड है वो वीनस है और वो 7th हाउस के अंदर प्लेस्ड हुआ हुआ है, ठीक है, यानी इसके टोटली ऑपोजिट प्लेस्ड हुआ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान की लाइफ का जो फोकस होता है वो 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा होता है। जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि 7th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पहली चीज़ रिप्रेजेंट करता है। अगर आप दुनियावी चीज़ों में जाएं तो वो बिज़नेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो नेचर होता है और उनकी जो ख्वाहिश होती है वो बिज़नेस की तरफ ज़्यादा होती है, यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो बिज़नेस के अंदर ज़्यादा एक्सेल होते हैं, यानी बिज़नेस के अंदर ज़्यादा कामयाब होते हैं। असेंडेंट लॉर्ड के बाद या लगन के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो आपका मून है, यानी आपका चंद्रमा है या चाँद है, क्योंकि असेंडेंट जो है वो आपकी ख्वाहिश को जाहिर करता है कि आप ज़िंदगी के अंदर आपकी लाइफ का फोकस कहाँ रहेगा। जो मून है वो आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है कि आपका माइंड क्या चाहता है, आपका दिमाग क्या चाहता है। ये मून जो है आपकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी जहानत को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये आपकी दिमाग की सोचने की सलाहियत को जाहिर करता है कि आपका दिमाग है वो किन जगहों पर ज़्यादा अच्छा तरीके से काम कर सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकता है। तो मून का आपने देखना है, सपोज कर लें कि मून आपका जो है आपकी 12 खानों में किसी भी घर में हो सकता है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि मून की कंडीशन कैसी है। लेकिन इसके भी बारे में हम आगे फ्यूचर में बात करेंगे कि साइंस की यानी प्लैनेट्स की कंडीशन को कैसे देखा जाए कि वो अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा। इसको भी हम फ्यूचर में के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छा रिजल्ट और बुरा रिजल्ट कैसे देते हैं, ये कैसे मालूम करते हैं। लेकिन अभी हम बेसिक पे ही रहेंगे बस कि मून की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मून मिसाल के तौर पर आपका 3rd हाउस के अंदर है, सपोज कर लें, ठीक है, तो 3rd हाउस अगर आप देखें टॉरस राइजिंग के ज़रिए तो 3rd हाउस जो है आपका वो आपका कैंसर का बनता है, यानी वो अपने घर में बैठा हुआ है। तो जो कैंसर है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल सितारा है, ठीक है। तो जो 3rd हाउस है वो जो रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, वो सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है और करेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इंसान का जो लाइफ का जो फोकस होता है वो आपका हार्ड वर्किंग के अंदर ज़्यादा होता है, यानी इसकी इंसान की जो सोच होती है उसकी ये चाहता है कि जब तक मैं किसी चीज़ के अंदर हार्ड वर्किंग नहीं कर लेता या अपने एफर्ट नहीं डाल देता तो मुझे वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल सकता जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये जो दो होते हैं आपका लगन और आपका जो मून है, इसको हमेशा कंबाइन करके पढ़ा जाता है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो उसके बाद जो बाकी जो घर होते हैं उनको रीड करने का भी ये सेम ही तरीका है कि अगर मिसाल के तौर पर टॉरस राइजिंग साइन आपका जैसे बन रहा है इधर, तो जो उसका जो 7th हाउस होगा वो स्कॉर्पियो का होगा, और जो स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है वो आपका मार्स है, ठीक है। तो इसके हमने देखना है कि मार्स की प्लेसमेंट कहाँ है। अब सपोज कर लें कि मार्स जो है वो आपका 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 10th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है आपके बेसिक के अंदर, कि वो कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जॉब को रिप्रेजेंट करता है, आपकी और आपकी सोशल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब 7वें घर का सितारा उठ के 10th हाउस के अंदर आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर जो खुसूसियत है वो 10वें घर की आ गई है, नहीं। जो 7वें घर का जो फोकस है वो 10वां घर बन चुका है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो स्पाउस होगी उसका जो ज़्यादातर लाइफ के अंदर फोकस होगा वो 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के अंदर होगा। तो इसी तरीके से जो पढ़ने का जो चार्ट को तरीका है वो सारे हाउसेस का सेम है, यानी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो ये पता होना चाहिए कि हाउस रिप्रेजेंट क्या करते हैं। अभी आपको मैं ये नहीं बता रहा कि जो प्लैनेट जिस ज़ोडिएक साइन में तो उसका क्या मतलब होता है, वो लेयर 2 में आ जाता है, वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मैं आपको इसी एक ही वीडियो में बता दूंगा तो आपको ये समझ नहीं आएगी। तो उसके बाद जो होता है आपके ज़ोडिएक के बाद आपका देखा जाता है कि आपकी कुंडली के अंदर एक्सपेक्ट कौन से बन रहे हैं, यानी नज़रें कौन सी बन रही हैं या दृष्टि कौन सी बन रही है। क्योंकि हर प्लैनेट जो होता है सिवाय आपका मार्स, सैटर्न और जुपिटर के, वो आपके जिस घर में बैठा हो उसके ऑपोजिट लाजमी देखता है, यानी उसका 7th एस्पेक्ट होता है उसके। और जो जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, इनके स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं, यानी इनकी कुछ मखसूस नज़रें ज़्यादा होती हैं दूसरे प्लैनेट से। उसके बाद राहु केतु जो होता है उनकी अलग नज़रें होती हैं। क्योंकि ये ज़्यादा हिस्सा अगर मैं आपको एक ही वीडियो में ये सारा कुछ बता दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ अगर जब आप डिटर्मिन कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये हाउस जो है मेरी लाइफ का फोकस इस घर में है, मेरे इस हाउस का फोकस जो है इस घर में है। अमूमन तौर पे अगर आप देखें तो जो चार्ट होता है
वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। अब ये नहीं होता है कि अगर आपका D1 चार्ट जो है, जैसे लगन कहते हैं, वो जाहिर करता है कि इंसान इंजीनियर है, और नवामशा जो है ये D9 जो चार्ट है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसको 9th डिवीज़न कहते हैं, जो फ्यूचर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कि वो शो कर रहा हो कि ये डॉक्टर बन जाएगा। नहीं, अमूमन तौर पे जो साइंस होते हैं और जो कॉम्बिनेशन जो बन रहे होते हैं, वो D1 के अंदर और D9 के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करना उनका बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। अब उसके बाद जो सवाल पैदा होता है, जब आप ये बेसिक चीज़ देख लेंगे, आपको पता लग गया होगा कि आपकी लाइफ का फोकस किस जगहों पे है, तो उसके बाद अगर आपको देखना है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। अगर आप जब आप इंटरनेट के ज़रिए अगर आप अपनी कुंडली बनाएंगे या लगन आप अपनी बर्थ चार्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको दशा भी मिल रही होगी कि आप करंटली तौर पे आप जुपिटर की महादशा में हैं, मून की अंतर्दशा में है, और मरकरी की प्रयंतर दशा में है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप सबसे बड़ी दशा, आपकी जो फर्स्ट दशा है यानी महादशा, वो कौन सी है। अब सपोज कर लें कि आपकी जो 7th हाउस की महादशा चल रही है, तो टॉरस राइजिंग के अंदर जो 7th हाउस है वो आपका मार्स बनता है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि मार्स आपका, क्योंकि इस कुंडली के अंदर जो हमने मिसाल दी थी, इसके अंदर 10th हाउस के अंदर है, तो आपको जो 7th हाउस और 10th हाउस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो इस पीरियड के अंदर ज़्यादा आपके प्रोमिनेंट हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी को या जो बर्थ चार्ट है इसको रीड करना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर जब आपको बेसिक पता लग जाएंगे, यानी जो मैंने आपको ये सिंपल बेसिक्स बताए हैं, अगर जब आपको ये पता लग जाएंगे, तो आप जो अगला जो आपका जो लेसन होगा, जो अगली जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आप इंटरनेट के अंदर आप जाके सर्च कर सकते हैं कि फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। वो जो सारी चीज़ें वो सारों की कॉमन ही हैं। अब ये हमने ये डिटरमिन करना होता है वो कौन से हिस्से हैं जो एक्टिवेट होंगे इस हाउस के अंदर। तो आप इंटरनेट पे ये जाके सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि 12 खाने क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में बताने लग जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी और लेंथी हो जाएगी। तो उसके लिए ये बेटर ये है कि आप इंटरनेट पर जाएँ और आप ये चेक कर लें कि 12 खाने क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो उसके बाद जो मैंने आपको जो तरीका बताया है उसको इम्प्लीमेंट करके आप ये जान सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर बेसिक क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मूव करेंगे कि इसको मज़ीद और कैसे जाना जाए कि आपकी लाइफ के अंदर और क्या बातें हैं जो रूनुमा हो सकती हैं चार्ट देख के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के नीचे पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखते होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।